नमस्कार दोस्तों, मैं भेषमणि द्विवेदी आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी निकला हुआ है उसके लिए अधिनियम की तैयारी कर रहे हैं और इस अधिनियम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक की जो है 4 वीडियो बनाई जा चुकी है, आज यह 5वीं वीडियो है। इस अधिनियम के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको एक विशेष जानकारी बता दूं दोस्तों कि हमारे भूपेंद्र मिश्रा जी के जो ऐप हैं उस पर आप जाइए और जा कर के वहाँ पर आप जो है टेस्ट सीरीज आपकी सुविधा दी गई है, टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। 8 सीरीज आपको प्राप्त होंगे, तो 7 आपको परचेस करने हैं, 1 आपको फ्री दी जा रही है। तो कम से कम आप जो है टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप कितना स्तर पर बढ़ रहे हैं ये आपको पता चलता जाएगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के भूपेंद्र मिश्रा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत आए तो आप जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर और ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को करिए। टेस्ट सीरीज से आपको जो है मूल्यांकन होता जाता है। आप जब पढ़े भी होंगे तो आपको पता है, पढ़ाने के बाद गुरुजी लोग टेस्ट लिया करते थे, उसी से हमारा मूल्यांकन होता था। तो आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करें। इससे आपको आने वाला जो अभी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आप कितने स्तर पर पहुंच गए हैं, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को कैसे समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ये आपको पता चलेगा। और जब पता चलेगा तब आप अपने अंदर में उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे। तो आप वृद्धि करने के लिए ज़रूर टेस्ट सीरीज लगाइए और ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर आप जाइए और अगर किसी प्रकार टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम। इससे पहले हम लोग जो पढ़ लिए थे धारा 3 की उपधारा 4 तक के पढ़ लिए थे। अब धारा 3 की उपधारा 5 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, अगर इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया गया है तो उसके बारे में वर्णन है। पहला बताया गया है का नंबर में आपको, सामान्यतः प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेशों की दशा में, सामान्यतः आप देख रहे हैं कि व्यक्ति हो जाए या फिर व्यक्ति के वर्ग हो, इसको आदेश करने की दशा में क्या होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। किसमें अधिसूचित किया जाएगा? तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ये बात आपको कंठस्थ रखना है। इसके बाद आप देखें खा नंबर में दिया गया है कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, जिससे निर्देश किया गया है, उस व्यक्ति को निर्दिष्ट आदेश की दशा में ऐसे व्यक्ति पर क्या किया जा सकता है। देखिए, उस व्यक्ति को देकर, जो भी फरमान जारी होगा उस व्यक्ति को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जाएगा, मतलब पालन किया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए जो भी जारी हुआ है उसे प्रस्तुत किया जाएगा और तामील किया जाएगा, इस प्रकार पालन किया जाएगा। अब देखते हैं इसी में अगर व्यक्ति नहीं है तब कंडीशन तो ये भी बन सकता है कि व्यक्ति मिले तो ठीक और ना मिले तब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर व्यक्ति घर पर नहीं है तो घर के बाहर दृश्य भाग पर, मतलब वो देख सके ना, उसके परिसर में या वहाँ जहाँ पर देख सके वहाँ पर लगा करके तामील किया जाएगा इस आदेश का। ठीक है, अब लगा तो दिए, उसके बाद और क्या कंडीशन बनती है, उसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि उसने लगा दिया है और पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों से, कितने व्यक्तियों से, 2 व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य ले लिया जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर ये चस्पा कर दिया गया है। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाएगी। हो सकता है वो व्यक्ति बाद में बोल दे कि अरे यार मैं तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तो आया तो था ही नहीं। इसलिए 2 व्यक्तियों को साक्षी के रूप में रखने का यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को क्या बना लिया जाएगा, साक्षित कर लिया जाएगा। और उसके बाद आगे आपको इस धारा में इतनी ही बात याद रखना है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाए तो 2 व्यक्तियों के द्वारा साक्षित करना आवश्यक है। फिर बोला जा सकता है कि 5 व्यक्ति को या पूरे पड़ोसियों को, पड़ोसियों के पूरे समूह को, पूरे पड़ोस में रहने वाले पूरे वार्ड भर के लोगों को साक्षित करना आवश्यक है, ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो ये 2 बातें आप याद रखें कि किस प्रकार से की जाती है। अब हम सीधे देखते हैं धारा नंबर 3 की उपधारा 6। तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है, केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया हर आदेश
किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा। जो भी आदेश अगर पारित किया दिया गया तो उसे क्या बताया गया है कि यथाशक्य शीघ्र ही संसद के समक्ष रखा जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है, संसद के समक्ष रखा जाएगा, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, दोनों के समक्ष रखा जाएगा, ऐसा आपको जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसे आदेश में क्या होता है, संसद के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा। ये धारा 3 की उपधारा ऐसा लिखा रहेगा कि केंद्र सरकार या केंद्र के सरकार के किसी अधिकारी प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन दिया गया हर आदेश किए जाने के पश्चात यथाशक्य ऐसा करके फिर डेश शीघ्र ही संसद के समक्ष रखा जाएगा। फिर बोल देंगे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। आपका सी ऑप्शन बना दिया जाएगा कि इन दोनों के समक्ष रखा जाएगा। डी ऑप्शन और कुछ भी डाल सकते हैं या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसको याद रखेंगे कि शीघ्र ही संसद के, ठीक है ना। तो ठीक, ये हो जाता है आपका पूरा क्या, धारा 3 की उपधारा 6, धारा 3 कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं धारा 4। अब तक के हमने धारा 3 का पूरा देख लिया, 5 तक के था वो। अब उपधारा समाप्त, अब धारा 4 स्पेशली, ठीक है। धारा 4 में किस बात का उल्लेख है ये देखिए। तो धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को उस आदेश में उल्लेखित शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेगा। तो जो भी यहाँ पर संलग्न हो रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, इन दोनों के अधिकारियों को आदेश में जो उल्लेखित है उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेगा। यह जो 4 नंबर है वो क्या दे रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है कि आप जो है अपने कर्तव्यों का और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कि ये हो गया 4। अब देखते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 में क्या बताया गया है कि धारा 3 के अधीन निश्चित विषयों पर राज्य सरकार को आदेश जारी करने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति के प्रयोग हेतु केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। तो इसमें यह बताया गया है कि धारा 3 के अधीन निश्चित विषयों पर राज्य सरकार को आदेश या अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अधिकार कौन दे रहे हैं, केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि आप जो है आदेश जारी कर सकते हैं, अधिसूचना निकाल सकते हैं, ऐसा निर्देश देगी कौन, केंद्र सरकार, ठीक है। अब राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश में केंद्र सरकार के अधिकारी अथवा राज्य सरकार के अधिकारी जिन्हें अधिकृत किया गया हो आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकते हैं। तो चाहे वो राज्य सरकार का अधिकारी हो या फिर केंद्र सरकार के अधिकारी हो, जिनको अधिकृत किया गया है वो आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकते हैं। ये आपका धारा नंबर 5 में बताया गया। यहाँ पर शक्ति, यहाँ पर अधिसूचना जारी और आदेश जारी करने का जो अधिकार है वो राज्य को प्राप्त होता है। राज्य को जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो राज्य सरकार द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, अधिसूचना जारी किए जाएंगे, तो केंद्र सरकार का अधिकारी हो या फिर राज्य सरकार का अधिकारी हो, ये दोनों अधिकृत जो अधिकारी हैं वो आदेश के क्रियान्वयन हेतु क्या होगा, कार्यवाही कर सकते हैं। ये हो गया आपका धारा नंबर 5। अब हम आगे देखेंगे धारा नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 तक आपने पढ़ लिया, अब हम आपको धारा नंबर 6 के बारे में जानकारी देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम धारा 6 की बात, ठीक है, क्या क्या है इसमें। तो धारा 6 अन्य अधिनियमितों के असंगत आदेशों का प्रभाव, ये बताया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ये है धारा 6 का, ठीक है। तो धारा 6 का नंबर देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इस धारा के अधीन में क्या होता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में, अगर धारा 3 के आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत जारी कोई आदेश है उसकी उल्लंघन हो जाए तो ऐसी स्थिति में जब्त की गई आवश्यक वस्तु को राजसात या अधिहरण करने की शक्ति कलेक्टर को दी गई है। तो राजसात या
अधिहरण करने की शक्ति किसको दी गई है? तो अधिहरण करने की शक्ति दी गई है कलेक्टर को। ठीक है, पूछा भी जाता है कि किसको दी गई है, तो आपको बताना है कि राजसात या अधिहरण करने की शक्ति जो है कलेक्टर को दी गई है। ठीक है, दूसरा नंबर इसी में आप देखें कि अगर कोई वस्तु को कहीं पर जो आवश्यक वस्तु है उसको पकड़ लिया गया और ये पाया जाता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, इस अधिनियम का आदेश का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में सूचना दी कलेक्टर को, तो कलेक्टर क्या करेगा कि उस की जानकारी को अच्छे से पक्का कर लेगा कि वास्तव में ये बात सही है कि नहीं है। अगर लगता है कलेक्टर को यकीन हो जाए कि ये जो कार्य किया गया है वो अवैध है, इस अधिनियम का उल्लंघन है, इस आदेश का उल्लंघन है, तो क्या करेगा? तब वहाँ उस वस्तु के लिए तुरंत ही राजसात या जब्ती का आदेश बना देगा, है ना। और आवश्यक वस्तु के साथ साथ, अब आवश्यक वस्तु जिससे भी जब्त की गई है, तो आवश्यक वस्तु के साथ साथ वो जिसमें पैकेज है, कवर में है, वस्तु के साथ साथ पैकेज, कवर सबको भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, अब देखें कि वो ऐसे ही तो नहीं ले जा रहे हैं, किसी न किसी परिवहन के माध्यम से ले जाते हैं, तो किस परिवहन का उपयोग किया है? अगर परिवहन में किए जाने वाले कोई पशु है, वाहन है, जलयान है, जो भी है उसमें, उसका भी राजसात करने का अधिकार कलेक्टर को है। ठीक है, तो कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि इसे राजसात किया जाए, चाहे पशु हो, वाहन हो। ये इसमें एक कंडीशन और बन जाता है कि अगर वाहन या पशु किसी यात्री माल भाड़े वाला है और उसको पता भी नहीं है कि ले जा रहे हैं, इसमें जो सामग्री है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत आने वाली सामग्री और आदेश का उल्लंघन माना जा रहा है, ऐसा अगर उसको कन्फर्म नहीं है और केस हो जाती है, फिर न्यायालय में जब केस होता है और वो प्रूव कर लेता है कि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और सत्य साबित हो जाए, तो इस के जो वाहन है, जलयान है, मतलब जो भी वो रखा है पशु, उसको वापस दे दिया जाता है मालिक को, है ना, और अन्यथा ऐसे में राजसात कर दिया जाता है। अब जो भी वस्तु जब्त की गई है उसमें कंडीशन 2 बनती है, एक तो शीघ्र नष्ट होने वाली रहेगी, तो शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है तो क्या करेंगे? अगर शीघ्र नष्ट हो जाने वाले तो उसका विक्रय नियंत्रित कीमत पर, किस पर? नियंत्रित कीमत पर, अथवा नीलामी करके निराकरण किया जा सकता है, नीलामी करके भी निराकरण किया जा सकता है। ये प्रश्न बनते हैं कि कैसे किया जाता है, तो नियंत्रित कीमत पर अथवा नीलामी करके निराकरण किया जा सकता है अगर शीघ्र नष्ट होने वाली है तब। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब तक अगर खाद्यान्न होने की स्थिति में क्या करें? तो जब तक अगर खाद्यान्न होती है, ऐसी स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर उसे राशन कार्ड धारियों को विक्रय करने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये निराकरण करने का तरीका होता है। आगे और हम देखेंगे धारा 6 का जो खा वाली भाग है वो हम इसके बाद जानेंगे, है ना। तो ये सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, और प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं कि इसके प्रश्न बनाने का तरीका भी बन जाता है। चलिए अब हम धारा 6 का खा में क्या वर्णन है ये देखते हैं। तो धारा 6 का इस धारा के अंतर्गत जब्त की गई आवश्यक वस्तु, चाहे पशु हो, वाहन हो आदि के मालिक को राजसात की कार्यवाही के पूर्व सूचना दिए जाने तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान है। जिसका भी चाहे वो पशु हो, वस्तु हो, उसका अगर राजसात कर लिया गया तो उस मालिक को क्या करेंगे? कार्यवाही के पूर्व सूचना दी जाएगी और उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, अपने पक्ष में बात रखने का अवसर दिया जाएगा। ये आपको मिलता है धारा 6 का खा में। ठीक है, अब देखते हैं अगली धारा 6 का गा। तो धारा 6 के गा में, धारा 6 के जो गा है वो ये बताता है कि धारा 6 का के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की राजसात संबंधी कार्यवाही के विरुद्ध अगर राजसात कर लिया गया है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, माने वो अपना पक्ष रख सकता है। अगर यह ऐसा राजसात कर लिया गया है तो राज्य सरकार द्वारा जो न्यायिक प्राधिकारी नियुक्त है उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी, और कितने अवधि के भीतर? तो 1 माह के भीतर रखी जाएगी, इससे ज़्यादा का अवसर नहीं दिया गया है। 1 माह के भीतर ये सब क्वेश्चन बनते हैं, कितने माह के अंदर रखनी होगी? तो 1 माह के अंदर, 2 माह, 3 माह ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो 1 माह के भीतर ही रखना होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये जान लें कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आवश्यक वस्तु को राजसात संबंधी आदेश के विरुद्ध, अगर वो राजसात को घोषित कर दिया तो उसके आदेश के विरुद्ध कहाँ पर जा सकते हैं, तो जिला एवं सेशन जज न्यायालय को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। तो जिला एवं सेशन जज जो न्यायालय है, तो जिला एवं सेशन जज न्यायालय को इसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है। किसके? कलेक्टर के द्वारा कृत जो किया गया है उसके विरुद्ध में, है ना। तो ये आपको जानकारी मिलती है धारा 6 का गा में। धारा 6 के गा में ये पूरी बात बता दी गई है कि आवश्यक वस्तु के राजसात की कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर अपील करने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में धारा 6 का के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आवश्यक वस्तु को राजसात संबंधी आदेश के विरुद्ध जिला एवं सेशन जज न्यायालय को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। तो किसको सुनवाई का अधिकार दिया गया है ऐसा पूछे तो आप ये आंसर बता दीजिएगा। और ये पहले वाले में आप देखते हैं कि नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष ऑप्शन दिया रहेगा दोनों को, तो दोनों को आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो और क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते जाते हैं, उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इनसे अभी जो पढ़े उससे प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के का के अंतर्गत जब्त खाद्य तिलहन के अधिग्रहण नहीं किए जाने का प्रावधान है। तो किनसे अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इसके बारे में जो प्रावधान है उससे पूछता है कि बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं लिया जा सकता, ऐसा करके पूछा गया है। तो इसमें पूछा जाता है कि बाज़ार मूल्य से अधिक होगी, बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर रहता है बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं ली जाएगी। जैसे इसके अंतर्गत जब तक खाद्यान्न है या खाद्य तिलहन का अधिग्रहण नहीं किए जाने का प्रावधान तो है और अधिग्रहण किया है तो उसमें बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं होगी, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कलेक्टर द्वारा धारा 6 का के अधीन जब्त वस्तु अधिग्रहण के पूर्व निम्नलिखित प्रावधान है। तो जब्त वस्तु के स्वामी या व्यक्ति को जब्त वस्तु के अधिग्रहण के आधारों की लिखित सूचना दी जाएगी। तो लिखित सूचना दी जाएगी, ये भी सही है। जब्त वस्तु के स्वामी को उचित समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन का अवसर दिया जाएगा, बिल्कुल ये भी बात सही है। मामले में सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा, मामले में जो भी यहाँ पर उसके ऊपर वो लगा है तो उसको सुनने का भी अवसर दिया जाएगा, ये भी बात सही है। डी कथन है आपका उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप अभी जो अधिनियम पढ़े थे 6 का के बारे में, तो उससे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 गा के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने का समय सीमा क्या है। तो समय सीमा है आदेश की संसूचना तारीख से 1 माह के भीतर जो है अपील करने का समय निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से जो आप धारा पढ़ रहे हैं उन धाराओं से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से ये वीडियो समझ में आया होगा। धारा को ऐसे धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगी। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।